हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दुर्ग में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। डायरिया के 4 नए मरीज मिले हैं। दरअसल डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। दुर्ग जिले के बोड़े गांव में फैला है डायरिया। घर घर जाकर लोगों का सर्वे हो रहा है, उनके स्वास्थ्य की जांच हो रही है। जब डायरिया ने अपने पैर पसारना शुरू किया तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती यहां पर स्वास्थ्य महकमे के लिए बनती नजर आ रही है और डायरिया के मरीजों की संख्या अब 51 के पार हो गई है। दुर्ग जिले के बुड़ेगांव में डायरिया पूरी तरह से फैल रहा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, ये डायरिया 51 लोगों तक पहुंच गया, स्वास्थ्य विभाग लोगों तक कब पहुंचेगा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, वहां पे सर्वे करवाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य स्रोत पे पहुंचना। मुख्य स्रोत वही है जहां जो जड़ जो है वो गंदा पानी का ही नजर आ रहा है। देखिए, उस गांव में न्यूज 18 ने पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग की तब ये देखा गया कि जो पानी की सप्लाई होती है लोगों के घरों तक, वो नालियां जो है बजबजाती हुई नालियों के ठीक बीचों बीच से पानी की पाइपलाइनें गई हुई है। कई जगह से वो पंचर हो गई है, इस वजह से वो पानी जो है, दूषित पानी जो है मुख्य पाइप में आकर मिल रहा है और ये वो उनके घर तक पहुंच रहा था। जब इस तरह से डायरिया के मरीज सामने आए तो उसके बाद में जो है गंदगी को साफ तो किया गया है, पानी सप्लाई रोकी गई है, लेकिन जब देखा गया तो आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्षों से वो पाइपलाइन वहीं पे थी, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी ये बात किया जा रहा है साफ सफाई की, तो आज भी साफ सफाई ऊपरी तौर पर ही नजर आ रही है, क्योंकि मुख्य स्रोत जहां से पानी की सप्लाई हो रही है उस पंप में भी जो मुख्य पाइप है वहां पर भी गंदगी पसरी हुई है और उसका भी पानी जो है वो कीचड़ और कई गंदगियों के बीच से होकर गुजर रहा है। तो ऐसे में जब तक मुख्य रूप से जो समस्या है उसका निराकरण नहीं किया जाएगा तो ये जो मरीज है वो ऐसे ही सामने आते रहेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, 4 मरीज मिले हैं, तो इस तरह से संख्या जो है वो 51 पहुंच गई है और 3 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और बाकी लोगों को घरों में ही देखरेख की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी लगातार गांव में दौरा कर रही हैं और जो पीड़ित हैं उनको इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को ये सोचना होगा कि आखिरकार वजह क्या है और उस वजह में पहुंचकर उसका निराकरण करना बेहद आवश्यक है। आशीष, और वजह जो आपने बताई वो भी एक प्रमुख वजह है और समझने वाली बात यह है कि पीने के पानी की पाइप को गंदे पानी के अंदर से निकालने की क्या आवश्यकता है? क्या कोई दूसरा रास्ता उसका नहीं बनाया जा सकता? बहरहाल ये विवेक पर निर्भर करता है संबंधित विभाग के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, शिवपुरी कलेक्ट्रेट के पास कई सेक्शंस में आग लगने का मामला सामने आया। नजूल, शिकायत, स्टेशनरी और यातायात शाखा में आग लगी है। आपको बता दें कि आग से कई फाइल्स और कागजात भस्म हो गए। दरअसल कलेक्टर रविंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट के कई सेक्शन में आग लगी है। अब ये लगी हुई आग का कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और संबंधित विभाग की तरफ से हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आ पाया है। क्या उनकी तरफ से कहा जाता है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें आग से कई महत्वपूर्ण फाइल्स और कागजात भस्म हो गए। वहाँ के हिस्से में आग लगी थी, जो यहाँ सैनिक रहते हैं उन्होंने सुबह देखा और फायर ब्रिगेड भी आए, बीजेपी फायर ब्रिगेड आए और इसको कोशिश करके बुझा दिया गया। और बेसिकली जो नुकसान है, जो पुराने जो उनके नाजिरात के रहते हैं पुरानी सामग्री, उनमें कोई रिकॉर्ड रूम का हमारा इधर कोई याद नहीं थी और जो इसके नजूल की कुछ चीज़ें जली हैं, तो लेकिन नजूल चूँकि अब ऑनलाइन है। और अशोक अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। अशोक, ये आग कैसे लगी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में ही जो अलग अलग कार्यालय हैं उसमें से जो 4 शाखाएं थी, जो प्रमुख शाखाएं हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय की, उनमें अल सुबह 5 बजे जो पोलो ग्राउंड क्षेत्र में घूमने आने वाले लोग हैं उसने आग की लपटें देखी। उन्होंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड और अन्य स्रोतों से पुलिस वगैरह को सूचना की। उसके बाद फायर ब्रिगेड और स्वयं कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे। विभाग के सारे कर्मचारी भी मौके पर आ गए और आग को बुझाने के काम में लग गए थे। कई घंटे के बाद भी अभी भी आग बुझाने का काम चल रहा है, आग बुझाई जा रही है, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती, जब तक इसके सारे दस्तावेज जो रूमों के जो और कार्यालयों के जो दस्तावेज थे वो पूरी तरह से जल गए हैं। हालांकि कलेक्टर का कहना है चूंकि ये सब काम अब ऑनलाइन होता है तो ये जो ऑफलाइन दस्तावेज हैं उनसे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो उनके विभाग के कर्मचारी हैं वो काफी चिंतित हैं क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज इस आग की चपेट में आकर के जल गए हैं। जी,
और चूंकि आग फाइल्स में कई सेक्शन में आग लगी, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी स्वाहा हो गए इसी में, इसका कोई बैकअप रहा प्रशासन के पास? कोई अधिकारी इसके बारे में बता रहा है कि इन कागजातों के जलने के बाद क्या कोई बैकअप भी है उनके पास? हाँ बिल्कुल, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हमारा बैकअप, चूंकि अब सब ये दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जा चुका है और सब ऑनलाइन रिकॉर्ड अलग है और जो ऑफलाइन। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा। कौन सी बात उन्होंने फॉलो की? मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी और कॉन्वॉय लेकर नहीं चलूंगा, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलभाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं, महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है, और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है, ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं, और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है, और आप एक्सपोज्ड हैं, और दूध का दूध पानी का होगा। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। But they are saying कि स्वाति जी जो हैं वो she fell for a trap। क्या स्वाति जी ने आपसे मदद मांगी, आपकी पार्टी से मदद मांगी थी? हमें हमारे कभी नज़दीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बातचीत है, और हम तो छोड़िए, हमारे पार्टी के भी, ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं, और इस तरीके से किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं, दो बातें हैं जी। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर टिकता नहीं है, और इनसे कोई भी आरोप, इनसे ये बच नहीं पाते हैं। तो मेरा आरोप है चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, मेरा आरोप है महिलाओं की, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने वीडियो रिलीज किया उसमें भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, वो किसकी आवाज़ है? बंगाल में जो हिंसा होती है उसका कोई इलाज नहीं है? है ना इलाज, बिल्कुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ममता जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। इंटेंशन मैं बोलूँ डाउटफुल नहीं है, इंटेंशन विशिएटेड है, डूबियस है, वो नहीं चाहती हैं। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाई कोर्ट को देनी पड़ी,
महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं देंगी। वो तो कह रही है कि वो सारा आपकी तरफ से किया गया अब साजिश यही है। मैं बोलता हूं ना, इसी को बोलता हूं कि डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई केस आए, आई विल से आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई डिड यू कीप क्वाइट, और बाद में बोल दो कि बीजेपी का कॉन्कॉक्टेड है। व्हाट इज दिस? आपके बहुत ही निम्न स्तर के आपके स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के, प्योर पार्टिसन। और एक बात और स्मिता जी, सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं जी कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ये जितना ये हमारे जो घुसपैठिए हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ चेयर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद नेशन। ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर आप इलेक्शन वहाँ जीत जाते हैं और अगर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इसके बाद अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग एवरीबडी। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि सीएए के लिए शी इज टेलिंग हर ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, कि सीएए का फॉर्म बिल्कुल मत करना, नहीं तो यू विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है, तो यह जो इन्होंने जो जिन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये साफ कह रहा हूं कि ये सब एंटी नेशनल, देश के साथ गद्दारी करके हर कुछ हो सकता है वो करने का ये प्रयास कर रहे हैं। सीएए किसी को बाहर से आने वाले को नहीं देना है। ये ममता समझती नहीं है क्या? ममता इतनी अनपढ़ है क्या? नहीं, समझदार है, जानती है, लेकिन वहां के लोग जो भोले भाले हैं और अनजान हैं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये लोग तो आ गए हैं, ये तो 20-20 साल से यहां रह रहे हैं और ये रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं। 23 से हमारी संख्या घट करके 3% हो गई हिंदू पॉपुलेशन। वो यहां पर आए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान नहीं खरीद सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है। इनको न्याय दिलाना काम है कि नहीं है? लेकिन तुम्हारा जो लार्जर काम है या लार्जर कंस्टिट्यूएंसी है, जो तुमने सेपरेट करके रख करके उनको मेन स्ट्रीम में आने से रोकती हो, उनको तुम, अब शब्द आएगा माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी बोलूं या मुस्लिम बोलूं वही आएगा, उनको तुम अलग रखने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इस सीएए का एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन और जिसको बोलेंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटी ममता जी कर रही हैं। इन योर व्यू, इलेक्शन के बीचों बीच व्हाई डू यू थिंक शी सेड कि मैं अलायंस से बाहर आती हूँ और मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है? इलेक्शन के बीचों बीच ऐसे क्यों कहा? वो जाने, लेकिन सेल्फ सीकिंग इंपॉर्टेंस के लिए तो हमेशा ही वो कुछ करती रहती हैं। कभी भी अलायंस की मीटिंग में गई तो बीच में उठ के आना जाना, अपनी बात बोल करके निकल जाना, ऐसी सब चीजें चलती रहती हैं। क्योंकि नाम भी उन्होंने ही दिया था इंडिया अलायंस का, और उसके बावजूद। और आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को। और अब बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। निवाड़ी से एक बड़ी खबर आई है जहां पर तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई है और टक्कर लगने के बाद कार में आग लग गई। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। निवाड़ी से ये पूरा मामला सामने आया दुर्घटना का, जहां तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकरा जाने की वजह से कार में आग लग गई और इस दुर्घटना में 2 लोगों को चोट आई है जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और देखिए, कार में जो आग लगी वो पेड़ों से होते हुए आसपास की झाड़ियों तक पहुंच गई है। और शाहजहांपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क हादसे में
एक शख्स की दुखद जान चली गई। आपको बता दें कि हादसे में 7 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं और 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 52 पर पनवाड़ी के पास की घटना बताई जा रही है। दरअसल बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर ये सभी लौट रहे थे और बद्रीधाम से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की जो गाड़ी है वो दुर्घटना का शिकार हो गई और इसमें सवार लोगों को चोट आई है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं जबकि एक शख्स की जान चली गई है। और अगली खबर टीकमगढ़ से, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। दरअसल बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। चोरी की बिजली से आइस फैक्ट्री चलाई जा रही थी और आपको बता दें कि बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों को धर दबोचा है और आइस फैक्ट्री में फ्रीजिंग का काम मुफ्त में करने के लिए यहां पर बिजली की चोरी चल रही थी और टीकमगढ़ से पूरा मामला सामने आया और बिजली विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है और ऐसे में ये आइस फैक्ट्री में बिजली की चोरी का मामला सामने आया। और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल अगले 2 दिन तक मौसम में नमी बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल छाए हुए हैं और 2 दिन बाद गर्मी अपना असर दिखाएगी, असली रूप में आएगी। अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और करीब 2 दिन तक गर्मी से कुछ राहत जरूर रहेगी, लेकिन 2 दिन के बाद संभावनाएं तपिश की हैं जो झुलसा सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी का लगातार सितम जारी है और प्रदेश के 14 जिलों की बात करें तो यहां पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और गरज चमक के साथ यहां पर वज्रपात की भी संभावना बनती नजर आ रही है। दरअसल ये प्री मॉनसून का कुछ असर कहा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक बताया जा रहा है कि बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा में बारिश की संभावना है। खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में बारिश और दतिया अभी तक का सबसे गर्म जिला बताया जा रहा है। और सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ के एक मामले में एक नक्सली को डीआरजी के जवानों ने ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। दरअसल टेटराई तोलनाई के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है और इस नक्सली सोच को ध्वस्त करने के लिए ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा किया जाता है। ऐसे में जो ये मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवानों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एसपी किरण चौहान ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है और मुठभेड़ की पुष्टि की है। सागर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सरकार को ही पानी लगाया जा रहा है, माफ कीजिएगा चूना लगाया जा रहा है। अब ये पानी लग रहा है या चूना लग रहा है ये आप तय कीजिए। सनौदा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं कि कैसे सरकारी गोदाम में रखे गेहूं से पानी डालकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पानी लगाकर चूना लगा रहे हैं या फिर अपनी जेबें गर्म करने के लिए पानी को नोट बनाने की कोशिश है। वेयर हाउस में गेहूं रखने से पहले इसे भिगोया जा रहा है ताकि जब इसका वजन हो तो इसमें 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो एक बोरी पर बढ़े। और अब देखिए करीब यहां पर रखी हुई 150-200 बोरियां अंदाजन दिखाई दे रही हैं या उससे भी अधिक हो सकती हैं। अब हर बोरी पर अगर 10 किलो, 15 किलो गेहूं का वजन बढ़ेगा तो सरकार की जेब पर जो असर पड़ेगा, क्योंकि गेहूं तो उतना ही रहेगा बल्कि उसके बाद भी गेहूं खत्म हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, सड़ जाएगा और पैसा जरूर वेयर हाउस संचालक को मिल जाएगा। अब ये पैसा विभाग को देना होगा, संबंधित विभाग जो सरकार से पैसा लेगी और सरकार जो टैक्स पेयर्स का पैसा लेती है गेहूं को इस तरह से भिगोने और जल्द खराब होने के मामले में
संबंधित विभाग के अधिकारी तो मीडिया से बात ही नहीं कर रहे। मंत्री महोदय किसी तरह से मीडिया के सामने पड़े तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।